में हम देखेंगे रिसर्च डिज़ाइन। जो रिसर्च प्रोसेस हम पहले पढ़ चुके हैं, उसी रिसर्च प्रोसेस का फर्स्ट स्टेप होता है डिज़ाइनिंग रिसर्च डिज़ाइन, और वही रिसर्च डिज़ाइन हम इस पीपीटी में कवर करेंगे। व्हाट इज रिसर्च डिज़ाइन? जैसा यहाँ पर लिखा हुआ है, टास्क ऑफ डिफाइनिंग द रिसर्च प्रॉब्लम इज द प्रिपरेशन ऑफ द रिसर्च प्रोजेक्ट पॉपुलरली नोन एज द रिसर्च डिज़ाइन। यानी कि रिसर्च प्रॉब्लम को डिफाइन करने के लिए जो हम प्रिपरेशन करते हैं अपने रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए, हम जिस भी तरीके की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो हमारा रिसर्च डिज़ाइन कहलाता है। यानी कि रिसर्च का एक ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट का मतलब ये होता है जैसे कि कोई एक खाका तैयार करना। कोई भी आप काम करने जा रहे हैं, कोई भी आप बिल्डिंग बनवा रहे हैं, तो बिल्डिंग बनवाने से पहले आपको क्या करना होता है, उसका एक नक्शा बनवाना होता है, तो उसी को हम ब्लूप्रिंट कहते हैं। उसी तरीके से रिसर्च प्रोजेक्ट का आपका जो ब्लूप्रिंट होगा, जो एक तरीके से नक्शा होगा, वही रिसर्च डिज़ाइन कहलाता है। Decisions regarding what, where, when, how much, by what means concerning an inquiry or a research study constitute a research design। आपकी रिसर्च से रिलेटेड ये सारे क्वेश्चन, what, where, when, how much, by what means, यानी कि क्या, कैसे, कहाँ, कितना या किन तरीकों से आप अपनी रिसर्च स्टडी करेंगे, वही रिसर्च डिज़ाइन होगा। से सपोज आपको बरेली से नैनीताल जाना है, तो नैनीताल जाने के लिए आप किस तरीके से, आप टैक्सी से जाएंगे, आप अपने पर्सनल व्हीकल से जाएंगे या बस से जाएंगे, जो पूरे तैयारी आप करते हैं, वहाँ जाके होटल लेंगे, कौन सा होटल लेंगे, आपका क्या सोर्सेज होंगे, इकोनॉमिक सोर्सेज, आपका बजट कितना होगा, वो सारी चीज़ें आप पहले प्लान करते हैं। उसी तरीके से रिसर्च को भी आगे बढ़ाने से पहले आपको एक तरीके की तैयारी पहले कर लेनी पड़ती है, जिसे हम ब्लूप्रिंट कहते हैं। वही हमारा रिसर्च डिज़ाइन है। उन सारी कंडीशंस का अरेंजमेंट है जिनके थ्रू हम अपने डेटा का कलेक्शन करेंगे। जैसे आप पहले देख चुके हैं कि रिसर्च करने के लिए आपको डेटा कलेक्शन की ज़रूरत पड़ती है, तो किन तरीकों से और किस तरीके से आपका डेटा कलेक्शन होगा, कीपिंग इन माइंड कि आपका बजट कितना अलाउ आपको कर रहा है, इकोनॉमी को ध्यान में रखते हुए आप जो अरेंजमेंट कर रहे हैं, वही आपका रिसर्च डिज़ाइन है। रिसर्च डिज़ाइन में फॉलोइंग पार्ट्स होते हैं। सैम्पलिंग डिज़ाइन, जो कि ये बताता है कि जो आप सैंपल सिलेक्शन कर रहे हैं वो किस तरीके से करेंगे। पॉपुलेशन का जो एक स्मॉल सेक्शन आपने अपनी रिसर्च के लिए तैयार किया है, वो आप किस तरीके से सैंपल बनाएंगे। ऑब्जर्वेशनल डिज़ाइन, यानी कि जो आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं उस सैंपल का, उस डेटा का, वो किस तरीके से होगा। देन द स्टैटिस्टिकल डिज़ाइन, जो डेटा कलेक्शन होगा उनका इंटरप्रिटेशन या उनकी एनालिसिस किन तरीकों से होगी, वो आपका स्टैटिस्टिकल डिज़ाइन में आता है। पार्ट आपके जो रिसर्च डिज़ाइन है उसका है सैम्पलिंग डिज़ाइन। अभी सैम्पलिंग डिज़ाइन क्या होता है, जो भी सैंपल साइज आप अपना कलेक्ट कर रहे हैं, पूरी पॉपुलेशन में से जो एक सेट आप निकाल रहे हैं, वो किन मेथड्स के थ्रू निकालेंगे। जैसे कि आपको किसी भी कॉलेज के स्टूडेंट्स का सर्वे करना है, उनकी हाइट का सर्वे करना है कि कॉलेज के स्टूडेंट्स की एवरेज हाइट कितनी है। तो अगर आपके कॉलेज में 1500 स्टूडेंट्स हैं, पूरे 1500 स्टूडेंट्स की हाइट का सर्वे करना डिफ़िकल्ट होगा, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, मे बी आपने 50 का एक ग्रुप निकाल लिया, 1500 में से 50 स्टूडेंट्स का एक ग्रुप निकाल लिया, वो आपका सैंपल कहलाएगा। अब ये सैंपल आप जिन टेक्निक्स के थ्रू बनाते हैं वो आपका सैम्पलिंग डिज़ाइन कहलाता है, जो कि हम आगे की स्लाइड्स में, आगे के पीपीटीज में देखेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके रिसर्च डिज़ाइन का। देन ऑब्जर्वेशनल डिज़ाइन, ये क्या है, विच रिलेट्स टू द कंडीशन अंडर विच द ऑब्जर्वेशन आर टू बी क्रिएटेड। जब आप अपने सैंपल का सर्वे कर रहे हैं, जब उनका ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, तो उस
टाइम पे क्या कंडीशंस होंगी वो आपका कहलाता है ऑब्जर्वेशनल डिजाइन। आपके रिसर्च डिजाइन का स्टैटिस्टिकल डिजाइन, ये किस चीज से कंसर्न है? जो डेटा और इंफॉर्मेशन आपने कलेक्ट करी है सैंपल के सर्वे से, सैंपल के ऑब्जर्वेशन थे, अब उस डेटा की और उस इंफॉर्मेशन की एनालिसिस आप कैसे करेंगे, यानी कि कौन से स्टैटिस्टिकल टूल के थ्रू आप उस डेटा को एनालाइज करेंगे ताकि कुछ मीनिंगफुल कंक्लूजन तक आप पहुंच पाए। सो दैट इज स्टैटिस्टिकल डिजाइन। भी अच्छे रिसर्च डिजाइन में क्या क्या फीचर्स होने चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। कोई भी रिसर्च डिजाइन अच्छा तब माना जाएगा जब आपकी रिसर्च के लिए जो डेटा आपको चाहिए, जो इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, वो कलेक्शन के लिए प्रॉपर सोर्सेज हों। कोई वेग टॉपिक आपने ले लिया जहां पर आपको ना ही सेकेंडरी सोर्सेज में डेटा मिल रहा है, ना ही प्राइमरी डेटा ही आप कलेक्ट कर पा रहे हैं, तो उस तरीके का रिसर्च डिजाइन अच्छा डिजाइन नहीं होगा, क्योंकि वहां पर इंफॉर्मेशन के सोर्सेज ही अवेलेबल नहीं है। देन सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक इज abilities and skills of the researcher। जो भी पर्सन रिसर्च कंडक्ट कर रहा है, जो रिसर्चर रिसर्च कर रहा है, वो उसमें रिसर्च को कंडक्ट करने की एबिलिटीज होनी चाहिए, स्किल्स होनी चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत ही स्किलफुल जॉब है। आपका सैंपल बनाना, देन उसका सर्वे करना, ऑब्जर्वेशन करना, देन स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करना, देन उनसे कंक्लूजन ड्रॉ करना। अगर रिसर्चर को रिसर्च मेथडोलॉजी की प्रॉपर जानकारी नहीं है तो वो अपना रिसर्च नहीं कर सकता है। तो रिसर्चर की स्किल्स और एबिलिटी बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड हैं। देन द ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रॉब्लम टू बी स्टडीड। देखिए, कोई भी रिसर्च आप करेंगे उसका एक प्रॉपर ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, अदरवाइज वो सिर्फ टाइम का और मनी का वेस्टेज है। जब तक कि एक अच्छा ऑब्जेक्टिव आपके पास नहीं है, एक कॉज नहीं है, रीजन नहीं है, आपका रिसर्च कंडक्ट करना वेस्टफुल एक्टिविटी है। देन थर्ड इज द अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम एंड मनी। रिसर्च एक लंबी प्रोसेस है, एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, मनी का इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होता है, तो आपके पास ना तो टाइम की कमी होनी चाहिए, ना ही मनी की कमी होनी चाहिए। तो इस तरीके का रिसर्च डिज़ाइन एक अच्छा डिज़ाइन कहा जाएगा। कुछ इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं रिसर्च डिज़ाइन से रिलेटेड। फर्स्ट आप देखिए, इस स्लाइड में मेंशन है डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। आप ये पहले तो आप ये जानिए कि वेरिएबल्स होते क्या हैं। रिसर्च के लिए आपको एक हाइपोथेसिस डेवलप करने की ज़रूरत होती है, जो कि एक टेंटेटिव अजम्पशन है, यानी कि हाइपोथेसिस के लिए आप क्या एक अजम्पशन तैयार करते हैं कि आपकी रिसर्च का कंक्लूजन इस तरीके का हो सकता है, यानी कि टेंटेटिव मतलब जो चीज़ हो सकती है। एक अजम्पशन आप लेते हैं अपनी रिसर्च के बारे में कि कंक्लूजन इस तरीके का ड्रॉ हो सकता है, और उस हाइपोथेसिस के लिए आपको वेरिएबल्स की ज़रूरत पड़ती है। हाइपोथेसिस क्या करती है? वेरिएबल के बीच में एक रिलेशनशिप डेवलप करती है। अब ये वेरिएबल क्या होते हैं? जैसे कि आपने मैथ्स में, जो मैथ्स के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने मैथ्स में पढ़ा होगा वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स। वेरिएबल का मतलब क्या है? जो चीज वेरी करती है, और कांस्टेंट यानी कि जो चीज वेरी नहीं करती है। वेरी मतलब चेंज। तो जो चीज वेरी करे यानी कि चेंज हो, वो वेरिएबल्स कहलाते हैं। जैसे कि मैथ्स में भी अगर आपको किसी लैंड की लेंथ पता करनी है तो आप पहले मान लेते हैं सपोज द लेंथ इज इक्वल टू x, सो दैट इज अ वेरिएबल। उसकी वैल्यू चेंज होगी अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। एरिया किस तरीके का है लैंड का, उसके हिसाब से वो वैल्यू चेंज होगी, तो वो एक वेरिएबल है। इसी तरीके से रिसर्च में भी हम वेरिएबल्स लेके चलते हैं जो कि जिनकी वैल्यू चेंज होती रहती है। अब वेरिएबल भी दो तरीके के होते हैं, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है?
जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे डिपेंडेंट है, यानी कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसकी वैल्यू डिपेंड करेगी कि हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल किस तरीके का है। अब ये इनका मीनिंग क्या है आप एग्जाम्पल से समझिए। से सपोज अगर किसी भी चीज की प्राइस बढ़ती है तो उसकी डिमांड ऑटोमेटिकली कम हो जाती है, ठीक है। अगर किसी पेन का प्राइस बढ़ा तो आप क्या करेंगे, उसकी डिमांड कम कर देंगे, आप दूसरा सस्ता पेन खरीद लेंगे। और अगर प्राइस कम होता है तो आप उसी पेन को दोबारा से खरीदेंगे, यानी कि उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। तो जो डिमांड है वो डिपेंड किस पे करती है, प्राइस पे। तो दैट मीन्स जो प्राइस है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और जो डिमांड है वो कैसा है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, क्योंकि वो डिपेंड करता है प्राइस पे। तो आई होप इट इज क्लियर, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। एक तरीके के वेरिएबल और होते हैं एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स। एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, जो कि आपके रिसर्च से कंसर्न तो नहीं है, लेकिन फिर भी उनका इफेक्ट डिपेंडेंट वेरिएबल पर पड़ता है, जिसकी वजह से आपका रिसर्च कंक्लूजन कुछ चेंज हो सकता है। दैट मीन्स जैसे कि वही वाला एग्जाम्पल हम दोबारा से लें, प्राइस और डिमांड का। अगर किसी चीज का प्राइस, से सपोज रेफ्रिजरेटर का प्राइस बढ़ गया है, तो नॉर्मल कंडीशन में उसकी डिमांड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। हम मान लीजिए रिसर्च कर रहे हैं कि प्राइस और डिमांड के बीच में क्या रिलेशनशिप है एक रेफ्रिजरेटर का। अब लेकिन अगर वो स्टडी हम कंडक्ट करें एक फेस्टिव सीजन के दौरान, यानी कि टाइम यहाँ पर एक्सट्रेनियस वेरिएबल है, किस टाइम पे आप अपनी रिसर्च कंडक्ट करा रहे हैं उसका भी इम्पैक्ट पड़ेगा, इफेक्ट पड़ेगा डिमांड पे। अगर आपने दिवाली के टाइम पे या ईद के टाइम पे स्टडी करी तो क्या होगा, प्राइस बढ़ा है उसके बावजूद भी डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि फेस्टिव सीजन के टाइम पे हम क्या करते हैं, खरीदारी ज्यादा करते हैं। तो चाहे प्राइस ज्यादा भी है हमें उसका फर्क नहीं पड़ता, हम तब भी उसकी डिमांड करते हैं। तो यहाँ पर जो टाइम है वो एक्सट्रेनियस वेरिएबल है, हमारी रिसर्च का वो पार्ट तो नहीं था, लेकिन फिर भी उसका इफेक्ट पड़ेगा हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल पे। एक्सट्रेनियस वेरिएबल का डिपेंडेंट वेरिएबल पे कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ता है, और एक अच्छी रिसर्च के लिए ज़रूरी है कि हम उस इफेक्ट को, उस इम्पैक्ट को कम से कम करें। तो हमें ऐसी कंडीशंस लेनी पड़ती हैं जहां पर एक्सट्रेनियस इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डिपेंडेंट वेरिएबल पे इम्पैक्ट ना पड़े। तो उन्हीं कंडीशंस को, जिन कंडीशंस में हम ऐसी कंडीशन सेलेक्ट करें जहां पर ये इम्पैक्ट पड़ ही ना रहा हो, उसको हम कहते हैं कंट्रोल। क्योंकि अच्छी रिसर्च के लिए हमें एक्सट्रेनियस वेरिएबल के इम्पैक्ट को कम से कम करना होता है। कंट्रोल के थ्रू हम एक्सट्रेनियस वेरिएबल के इम्पैक्ट को कम से कम करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि कंट्रोल के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम ऐसा टाइम लें, जैसे अगर वो हम प्राइस एंड डिमांड वाला एग्जाम्पल दोबारा लें, तो ये स्टडी करने के लिए हम फेस्टिव सीजन वाला टाइम ना लें, क्योंकि वहाँ पर टाइम जो हमारा एक्सट्रेनियस वेरिएबल है उसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पड़ेगा हमारी डिमांड पे और प्राइस के रिलेशनशिप के बीच में। इसलिए कंट्रोलिंग के थ्रू, कंट्रोल का मतलब यहाँ पर ये है कि ऐसी रिसर्च करने के लिए हम बिना फेस्टिव सीजन वाला टाइम लें तो बेटर होगा। और अगर कुछ कंडीशंस, कुछ टाइम ऐसा है या फिर हमारी कंट्रोलिंग के बाद भी ऐसा हो रहा है कि एक्सट्रेनियस वेरिएबल का इम्पैक्ट डिपेंडेंट वेरिएबल पे कम नहीं हो पा रहा है, यानी कि डिपेंडेंट वेरिएबल एक्सट्रेनियस वेरिएबल के इम्पैक्ट से खुद को फ्री नहीं कर पा रहा है, तो इस तरीके के रिलेशनशिप को हम कहते हैं कंफाउंडेड रिलेशनशिप। रिसर्च प्रोजेक्ट आगे बढ़ाने से पहले हमें एक हाइपोथेसिस डेवलप करनी पड़ती है, यानी कि एक टेंटेटिव अजम्पशन होता है अबाउट द सॉल्यूशन। यानी कि पहले हमें मान के चलना पड़ता है कि हमारी रिसर्च का ये पर्टिकुलर कंक्लूजन आ सकता है, और मे बी फाइनली जब वो हमारा रिजल्ट आए तो मे बी हमारे हाइपोथेसिस से कुछ अलग हो।
तो जो हाइपोथेसिस हम बनाते हैं, जो हाइपोथेसिस स्टेटमेंट हम बनाते हैं, वो एक तरीके का अजम्पशन है कि हमारा सॉल्यूशन इस तरीके का आ सकता है, और उसी हाइपोथेसिस को हम प्रूव या डिसप्रूव करने के लिए रिसर्च को आगे बढ़ाते हैं। जैसे देखिए आप लिखा हुआ है कि हाइपोथेसिस एक स्टेटमेंट है जो कि रिलेट करता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल को डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ। से फॉर एग्जांपल अगर हम रिसर्च कंडक्ट कर रहे हैं कि क्लास अटेंडेंस का क्या इम्पैक्ट पड़ता है स्टूडेंट्स के मार्क्स के ऊपर, तो यहाँ पर दो वेरिएबल्स हमारे कौन कौन से होंगे, एक क्लास अटेंडेंस एंड सेकेंड वेरिएबल वुड बी मार्क्स। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है क्लास अटेंडेंस, और क्योंकि मार्क्स डिपेंडेंट होते हैं हमारे स्टूडेंट की क्लास अटेंडेंस के ऊपर, तो वो होगा हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में क्या रिलेशनशिप होगा, वही बताती है हमारी रिसर्च हाइपोथेसिस। जैसे कि इस पर्टिकुलर रिसर्च के लिए हमारी हाइपोथेसिस हो सकती है कि मार्क्स ऑफ अ स्टूडेंट्स आर डिपेंडेंट अपॉन इट्स क्लास अटेंडेंस, यानी कि जितना वो क्लास अटेंड कर रहा है उतने ही अच्छे उसके मार्क्स आएंगे। तो ये हमारा हाइपोथेसिस हो गई, यानी कि एक स्टेटमेंट हो गया जो हम प्रूव या डिसप्रूव करेंगे अपनी रिसर्च के थ्रू, और मे बी रिजल्ट हमारा हाइपोथेसिस से कुछ हटकर आए। जब कोई रिसर्च हाइपोथेसिस टेस्टिंग के लिए यूज करी जाती है उसे हाइपोथेसिस टेस्टिंग रिसर्च कहते हैं। कभी कभार हम कुछ ऐसी रिसर्च भी कंडक्ट करते हैं जिसमें हम सिर्फ कोई एरिया एक्सप्लोर करना चाहते हैं, यानी कि किसी एरिया की नई नॉलेज को और बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन किसी भी तरीके की हाइपोथेसिस टेस्टिंग नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे कि हम एग्जाम्पल ले लें कि अगर हम किसी कॉलेज का टीचिंग एनवायरनमेंट किस तरीके का है ये जानने के लिए रिसर्च कंडक्ट कर रहे हैं, तो ये नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होगी, यानी कि एक्सप्लोरेटरी रिसर्च होगी, जहां पर हम सिर्फ जानकारी बढ़ा रहे हैं किसी कॉलेज के टीचिंग एनवायरनमेंट के बारे में। लेकिन अगर हम ये टेस्ट करना चाहें कि किसी कॉलेज में कौन कौन सी टीचिंग मेथोडोलॉजीज यूज होती हैं, कि या फिर अच्छी मेथोडोलॉजीज टीचिंग मेथोडोलॉजीज यूज हो रही हैं या नहीं हो रही हैं, तो ये एक तरीके की एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होगी, यानी कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग रिसर्च होगी, क्योंकि यहाँ पर हम एक हाइपोथेसिस की टेस्टिंग करने जा रहे हैं। और ये हाइपोथेसिस टेस्टिंग रिसर्च दो तरीके की हो सकती हैं, एक्सपेरिमेंटल एंड नॉन एक्सपेरिमेंटल। हम किसी भी तरीके की एक्सपेरिमेंटल रिसर्च करते हैं तो वो यहाँ पर हमें दो तरीके के ग्रुप्स लेने पड़ते हैं, वन इज एक्सपेरिमेंटल ग्रुप एंड द अदर इज कंट्रोल ग्रुप। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें किसी नई मेडिसिन, मार्केट में कोई नई मेडिसिन आई, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा ह्यूमन बीइंग के, उसको टेस्ट करना है। से फॉर एग्जाम्पल अगर हमें इम्यूनिटी बढ़ाने की कोई मेडिसिन आई है मार्केट के अंदर, तो हम इसकी टेस्टिंग कैसे करेंगे, एक हमारा कंट्रोल ग्रुप होगा, एक हमारा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होगा। कंट्रोल ग्रुप वो होगा यानी कि वो लोग होंगे, एक सैंपल हम लेंगे, वो लोग कंट्रोल ग्रुप में आएंगे जिन्हें हमने वो मेडिसिन नहीं दी है, और यानी कि वो यूजुअल कंडीशंस को एक्सपोज्ड है। और दूसरा जो ग्रुप होगा हमारा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, वो सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन होगा जिनको हम वो मेडिसिन दे रहे हैं, और फिर हम कंपेयर करेंगे कि उनकी इम्यूनिटी में, यानी कि कंट्रोल ग्रुप में जो लोग थे जिनको हमने मेडिसिन नहीं दी थी, और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में जो लोग हैं जिनको हमने मेडिसिन दी थी, उनकी इम्यूनिटी में कितना डिफरेंस है। तो इसके थ्रू हम चेक कर सकते हैं कि कोई भी मेडिसिन कितनी सक्सेसफुल है। तो ये होते हैं हमारे कंट्रोल ग्रुप एंड एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। ट्रीटमेंट्स वो कंडीशंस हैं, वो अलग अलग कंडीशंस हैं जिन पर हमारा एक्सपेरिमेंटल एंड कंट्रोल ग्रुप्स एक्सपोज्ड होंगे। मतलब कि इन एक तरीके से हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को भी ट्रीटमेंट बोल सकते हैं, क्योंकि उसका भी इम्पैक्ट पड़ता है डिपेंडेंट वेरिएबल पे। अब अगर हम टीचिंग मेथोडोलॉजीज का इम्पैक्ट
देखना चाहते हैं स्टूडेंट के ऊपर, यानी कि टीचिंग के लिए जो टेक्निक यूज करी जाती हैं उसका इम्पैक्ट हम देखना चाहते हैं स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस के ऊपर। तो जो डिफरेंट नंबर ऑफ टीचिंग टेक्निक्स हम यूज कर रहे हैं वो ट्रीटमेंट्स कहलाएंगी, यानी कि उन टीचिंग मेथोडोलॉजी को किसके ऊपर यूज कर रहे हैं हम, स्टूडेंट के ऊपर। और जो स्टूडेंट्स के कंट्रोल ग्रुप और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप हमने लिए हैं उनको एक्सपोज किया जा रहा है वो उन डिफरेंट टेक्निक्स के सामने। तो उसी लिए वो डिफरेंट कंडीशंस होंगी हमारी जिन्हें हम ट्रीटमेंट्स बोलेंगे। इसका मतलब ये है वो प्रोसेस जिसके थ्रू हम अपने हाइपोथेसिस का ट्रूथ फाइंड आउट करेंगे। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है, अगर हमें किसी यूजफुलनेस चेक करनी है किसी न्यूली डेवलप्ड ड्रग यानी कि मेडिसिन की, तो जिन एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू, जिन प्रोसेस के थ्रू हम अपनी हाइपोथेसिस की टेस्टिंग कर रहे हैं वो एक्सपेरिमेंट कहलाएगा। यानी कि जो जो हम कर रहे हैं कंट्रोल ग्रुप और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के बिहेवियर को चेक करने के लिए, उनकी इम्यूनिटी को चेक करने के लिए, वो सारी चीजें, वो सारी प्रोसेस हमारी एक्सपेरिमेंट कहलाएगी। रिसर्च डिजाइन्स भी कई तरीके के होते हैं, जैसे कि एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिजाइन, डिस्क्रिप्टिव या फिर डायग्नोस्टिक रिसर्च डिजाइन, हाइपोथेसिस टेस्टिंग रिसर्च डिजाइन, जिनका हम मीनिंग आगे देखेंगे। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिजाइन को हम फॉर्मुलेटिव रिसर्च डिजाइन भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें मेन हम हाइपोथेसिस का फॉर्मुलेशन करते हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि हमारे माइंड में एग्जैक्ट प्रॉब्लम ही क्लियर नहीं है, तो हम रिसर्च किस चीज की करें। एक बड़े एरिया की रिसर्च करना फ्रूटफुल नहीं होगा, तो मेन प्रॉब्लम तक, कोर प्रॉब्लम तक पहुंचने के लिए हम एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिजाइन यूज करते हैं। यानी कि हाइपोथेसिस डेवलपमेंट के लिए हमें इस तरीके का डिजाइन यूज करना होता है। इस तरीके के रिसर्च डिजाइन में सैम्पलिंग के लिए हम नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का यूज करते हैं। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग अब क्या होता है ये आप आगे की पीपीटीज में देखेंगे। और इसके अलावा एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिजाइन में डेटा कलेक्शन के लिए हम या तो सर्वे का यूज करते हैं या फिर सेकेंडरी सोर्सेस से डेटा का कलेक्शन करते हैं। यानी कि या तो पॉपुलेशन का सर्वे करेंगे या फिर जो हमारे सेकेंडरी सोर्सेस हैं, यानी कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डेटा है बुक्स में, मैगजीन्स में, जर्नल्स में, इंटरनेट साइट्स पे, उनका यूज करते हैं हम अपने डेटा कलेक्शन के लिए। जब हमारे माइंड में प्रॉब्लम क्लियर है कि हम किस प्रॉब्लम के लिए रिसर्च कंडक्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए हम डिस्क्रिप्टिव या फिर डायग्नोस्टिक रिसर्च डिज़ाइन यूज़ करते हैं। इसमें हमारा प्री प्लान्ड वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर यूज़ होता है, मतलब पहले से हमारी सारी तैयारी है रिसर्च के लिए। जब हमें किसी टॉपिक का हु, व्हाट, व्हेन, वेयर एंड हाउ फाइंड आउट करना होता है तो हम डिस्क्रिप्टिव टाइप की रिसर्च करते हैं। किसी भी कम्युनिटी का, किसी भी सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन में किस तरीके की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको एक्सप्लेन करने के लिए भी हम डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिज़ाइन यूज़ करते हैं। और जब हमें किस हद तक दो वेरिएबल्स आपस में एसोसिएटेड हैं उस डिग्री को फाइंड आउट करना होता है तो हम डायग्नोस्टिक टाइप ऑफ रिसर्च डिज़ाइन यूज़ करते हैं। ये ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं। इसमें हम सैम्पलिंग के लिए प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग यूज करते हैं, जो कि हम जब सैम्पलिंग के टाइप्स पढ़ेंगे तब वहाँ पर इसको पढ़ेंगे। और डेटा कलेक्शन के लिए हम यहाँ पर प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों तरीके के सोर्सेज यूज करते हैं। सेकेंडरी सोर्सेज जैसे पहले बताया था कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डेटा है। प्राइमरी सोर्सेज ऑफ डेटा यानी कि हम खुद से डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं, चाहे सर्वे के थ्रू, चाहे क्वेश्चनर के थ्रू, चाहे इंटरव्यू के थ्रू, वो हमारा प्राइमरी डेटा है। हाइपोथेसिस टेस्टिंग रिसर्च डिज़ाइन, जिसे हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन भी कहते हैं, इसको हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग के लिए यूज करते हैं दो वेरिएबल्स के बीच में कॉजल रिलेशनशिप को फाइंड आउट करने के लिए। दैट मीन्स दो वेरिएबल्स के बीच में कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप क्या है, अगर कोई इवेंट अकर हो रहा है तो उसके पीछे के कॉजेस क्या होंगे,
इस तरीके की हाइपोथेसिस की टेस्टिंग के लिए हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग रिसर्च डिज़ाइन यूज़ करते हैं। कोई प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं जो कि आप इन स्लाइड्स को देखने के बाद इजीली कर पाएंगे। पहला क्वेश्चन है कि रिसर्च डिज़ाइन का मीनिंग आपको बताना है और जो डिफरेंट टाइप के रिसर्च डिज़ाइंस हैं उनको एक्सप्लेन करना है। सेकंड क्वेश्चन इज आपको बताना है कि इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या होते हैं।